मैक्सिमम जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं उनको निकाल दिया गया था वहाँ से, और मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि वो बेघर हुए थे 47 में पाकिस्तान से, उन्हें निकाल दिया गया था, उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की इंतहा होती है, उसमें सबसे जो इंतहा है वो उनकी छोटी बच्चियों को ज़बरदस्ती उठाकर उन बच्चियों के डबल एज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ शादियां करना। मैंने बाय चॉइस इस मुद्दे को यूएन में उठाया क्योंकि ये दुनिया की सबसे बुरी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। वो भी एक ड्रैकोनियन लॉ पाकिस्तान ने बनाया है कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी नागरिक अगर उनके हदूद से पाकिस्तान की ओर जाना था तो उन्हें एक परमिट लेना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हज़ारों की तादाद में उनने लोगों को जेल में डाला और फेक एफआईआर डाल दिए। कुछ हमारे क्रिश्चियन बिरादरी के लोगों को लिंच किया गया वहाँ पे, तो उन्हें दिन दहाड़े सड़क पे एक हुजूम आकर लिंच करता है और जिंदा जला देते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट के स्पेशल सेशन में। और आज बात करने वाले हैं हम हमारे एक खास मेहमान जो यूएनएचआरसी के 58वें सेशन में शामिल हुए। और हमारे आज के जो मेहमान हैं उनको आप पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी सुन चुके हैं और हमारे शो में भी बहुत बार तशरीफ ला चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ जावेद अहमद बेग की, जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं जावेद जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। शुक्रिया, मुझे आज आपने पहली बार अपने स्टूडियो बुलाया है। इससे पहले हमने बहुत बार आपके साथ आपके ख़ास प्रोग्रामों में शामिल हुआ हूँ मैं, लेकिन यहाँ पहली बार आपने बुलाया है। आई एम हाईली थैंकफुल। थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो आए हैं और आपने समय दिया। जावेद जी, आप यूएनएचआरसी के 58वें सेशन में शामिल हुए और मैं अगर आपके उस एक्सपीरियंस के बारे में अगर आपसे जानना चाहूँ, क्या कुछ आपके मुद्दे रहे जिनको आपने यूएनएचआरसी के प्लेटफॉर्म पर उठाया, किन किन मुद्दों को लेकर आप वहाँ पर पहुँचे थे? अंबर, मुद्दे बहुत सारे थे क्योंकि ये 58 सेशन यूएनएचआरसी का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मार्च का सेशन। इसमें सबसे पहले जिस पे मेरी स्पीच थी असेंबली में, ऑरल इंटरवेंशन, वो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है माइनॉरिटीज़ को लेकर, ख़ास करके हमारे हिंदू भाइयों और हमारे क्रिश्चियन बिरादरी के जो हमारे भाई हैं उनको लेकर। आपने देखा होगा पिछले 2-4 साल हमारे सामने जो बड़े दिलदोज जो इंसिडेंट्स हमारे पड़ोसी मुल्क में हुए, जिसमें हमारे हिंदू बिरादरी जो वहाँ काफ़ी छोटी माइनॉरिटी है, क्योंकि 47 में ही मैक्सिमम जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं उनको निकाल दिया गया था वहाँ से, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे जम्मू कश्मीर भी आए थे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के नाम से। अब तो चूंकि उनको सिटीज़नशिप मिल गई है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में, और मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि वो बेघर हुए थे 47 में पाकिस्तान से, उन्हें निकाल दिया गया था, उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वहाँ जो बचे कुचे जो हमारे हिंदू बिरादरी के लोग हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की इंतहा होती है, उसमें सबसे जो इंतहा है वो उनकी छोटी बच्चियों को ज़बरदस्ती उठाकर, ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर उन बच्चियों के डबल एज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ शादियां करना। इस पे मैं काफ़ी वक्त से रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने बाय चॉइस इस मुद्दे को यूएन में उठाया क्योंकि ये दुनिया की सबसे बुरी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और ऐसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ही उठाने के लिए, उनके एडवोकेसी करने के लिए यूएनएचआरसी बैठता है जी। तो वो मैंने वहाँ पे उजागर किया। दूसरा, जो हमारे क्रिश्चियन बिरादरी के जो वहाँ बहुत एक छोटी सी माइनॉरिटी है हमारे पड़ोसी मुल्क में, लास्ट ईयर कुछ हमारे क्रिश्चियन बिरादरी के लोगों को लिंच किया गया वहाँ पे, दिन दहाड़े किसी भी बहाने से। क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमारे, वो बहुत गरीब और असीरी की ज़िंदगी गुजारते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में, तो उन्हें दिन दहाड़े सड़क पे एक हुजूम आकर लिंच करता है और ज़िंदा जला देते हैं। ये बड़ा दिल को दहलाने वाले वाक़यात है। तो इनकी मैंने वहाँ पे एडवोकेसी की और कुछ डेटा था जो बाज़ाब्ता ऑथेंटिक डेटा है, जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स में
वो मैंने कलेक्ट किया था, वो मैंने वहाँ पे सबमिट किया जी। ये जो मेन मेरी जो तकरीर थी, जो बहुत ज़रूरी था वहाँ पे उजागर करना, और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान को लेकर जो हमारा हिस्सा है, जो 47 से ही पड़ोसी मुल्क ने जिस पे एक नाजायज़ कब्ज़ा जमाया है, वहाँ पे जो हालात पिछले कई साल से बने पड़े हैं, उनको गिलगित बल्तिस्तान के उन इश्यूज़ को मैंने जिनेवा प्रेस क्लब के एक बहुत ही हाई प्रोफाइल साइड इवेंट में उजागर किया। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है CIRID, जो UN के साथ एफिलिएटेड है, तो उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे, और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के ही एक हमारे भाई जो अभी जर्मनी में सेटल है, शेरबाज खान साहब, वो भी आए थे। हालांकि वो बड़े खुश हुए, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया, हमारे मुल्क का, हमारी गवर्नमेंट का, और हमारे मुल्क के एक्टिविस्ट्स का, हमारे मुल्क के मीडिया का, कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ बाहर निकलती ही नहीं है। पहाड़ों में गिरी हुई जगह है, वहाँ एक तो पहले ही हमारे पड़ोसी मुल्क ने उनको राइट्स नहीं दिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं, वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के लिए वो वोट नहीं डाल सकते, वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, तो उनकी नुमाइंदगी ही कहीं पे नहीं है। मेरा मानना है कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा है कागजी तौर पे, लीगली, उनका तशख़्ख़ुस खतरे में है। आने वाले वक्त में शायद उनकी आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी, और वहाँ पे एक बदनाम ज़मान, एक बहुत ही गंदा सा कानून, एक ड्रकोनियन लॉ उन्होंने इनेक्ट किया है, ATA, एंटी टेररिज्म एक्ट। उसके तहत वो किसी भी वहाँ के एक्टिविस्ट को, सियासी रहनुमा को, मजहबी रहनुमा को, या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सनैलिटी, या किसी भी पब्लिक फिगर को उठाकर जेल में डाल देते हैं। कोई ट्रायल नहीं होती है, आर्बिट्रेरीली उन्हें डिटेन किया जाता है, कभी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस होती है। इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे उजागर किया। एक और वहाँ पे शेड्यूल 4, एक वो भी एक ड्रकोनियन लॉ पाकिस्तान ने बनाया है कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी नागरिक अगर उनके हदूद से पाकिस्तान की ओर जाना था, तो उन्हें एक परमिट लेना पड़ता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और अगर वापस उन्हें घर जाना हो, फिर से एक परमिट लेकर उन्हें घर वापस जाना पड़ता है। उनके कुछ वसाइलों पे हाथ डालने की कोशिश की थी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है प्रोटेस्ट हुए। हज़ारों की तादाद में उनने लोगों को जेल में डाला और फेक FIR डाल दिए, लोगों पे जुल्म सितम किए, तशद्दुद किया। इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ यूनाइटेड नेशंस में उठाया, बिल्कुल उठाया। जी, तो अब मैं एक एक करके जो पॉइंट्स आपने, हालांकि आपने सभी पॉइंट्स को बताया है, लेकिन मैं सभी सवालों पर, सभी पॉइंट्स पर आऊँगी। सबसे पहले आपने वहाँ पर हिंदूज़ और क्रिश्चियंस की बात की, जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं। बहुत कम लोग पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के, हिंदूज़ के बारे में जानते हैं। हिंदूज़ के बारे में तो अभी चलिए भारत में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई है, लोग बात करना शुरू कर दिए हैं, और अब जयशंकर जी ने भी अभी रिसेंटली बात की थी कि हमारी नज़र है पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। क्रिश्चियंस पे अगर ख़ास तौर से बात की जाए, तो आपने जो वहाँ पर पॉइंट्स उठाए, जो इशू रेज़ किया, उस पर थोड़ा सा आप अगर हाईलाइट कर सकें। बिल्कुल अंबर, मैं तहे दिल से आपके इस पॉडकास्ट से हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस दिन मेरी स्पीच UN में थी, उसके अगले 2-3 दिन में उन्होंने मेरी स्पीच के बाद ही उन्होंने एक असर्शन की कि हमारे गवर्नमेंट की पूरी नज़रें पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है, खास करके हमारे हिंदू भाइयों पे डटकर है, और वो पाकिस्तान के उनके काउंटर पार्ट के साथ उन्होंने ऑलरेडी टेकअप भी किया है। ये एक खुशाइंद बात है। काफ़ी वक्त तक इन चीज़ों को बहुत इग्नोर भी किया गया। जो पहले गवर्नमेंट्स थी 2014 से पहले, वो ना इतनी सीरियस थी। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा ऑक्यूपाइड है, जिसे हम POJK एंड GB कहते हैं, या फिर जो माइनॉरिटीज़, खास करके हमारे हिंदू बिरादरी के, हमारे क्रिश्चियन बिरादरी के, हमारे सिख बिरादरी के, और हमारे अहमदिया बिरादरी के, या फिर जो एथनिक माइनॉरिटीज़ वहाँ पे है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ साथ जो सेक्टेरियन माइनॉरिटीज़ है, जिनमें पारा चिनार का एक बहुत बड़ा एरिया 6
6 مہینے سے بند پڑا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے وہاں پہ. اسی طرح ہمارے جو اسماعیلی برادری کے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے, جو ان کی حق تلفی ہوتی ہے, اس میں سب سے زیادہ جن کا حق مارا جاتا ہے وہ ہماری ہندو برادری کے لوگ ہیں. اس کے بہت سارے کارن ہیں, ہسٹوریکل بھی ہے اور کچھ پولیٹیکل کارن بھی ہے, لیکن جو سب سے گندا کارن ہے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک آئیڈیالوجی ہے جو انٹالرنٹ آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی کے چلتے وہاں احمدیہ جو برادری ہے ان کو غیر مسلمان قرار دیا ہے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ رشتے تو دور کی بات ہے, ان کو تو وہاں کے جو احمدیہ برادری کے جو بچے ہیں انہیں وہاں لوکل سکولز میں ایڈمیشن بھی نہیں ملتا ہے, انہیں کام نہیں ملتا ہے, ان کی مسجدیں توڑ دی جاتی ہے, ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے. اب تو بہرحال میکسیمم جو ہمارے احمدی برادری کے لوگ ہیں وہ تو بھاگ گئے وہاں سے اور مختلف ملکوں میں انہوں نے اسائلم لیا. ہندو برادری کے لوگ بھی آج کے ڈیٹ میں اور کرسچن برادری کے لوگ وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. ہمارے ملک میں ایکسٹینڈڈ ویزاز پہ 4 سے 5 ہزار جو ہمارے پاکستانی ہندو اور کرسچن برادری کے لوگ ہیں رہ رہے ہیں. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی. مجھے لگتا ہے اس پہ پوری دنیا کی اب نظریں کھلنی چاہیے. کچھ ایشوز کو لے کر پورے دنیا میں چرچا ہوتی ہے, اچھی بات ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن کہیں پہ بھی ہو. ہماری قوم, ہمارا ملک ہمیشہ ہیومن رائٹس کے تحفظ کے لیے ہم ہمیشہ ایک قدم آگے رہے ہیں. لیکن جو ورلڈ لیول پہ جو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں اس میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جنہیں نظر انداز کیا جاتا ہے, جیسے پارا چنار کا جو ایشو ہے. جی بالکل, میں اسی پہ آنے والی تھی کہ آپ نے پاکستان میں جو کے پی کے کرم ڈسٹرکٹ ہے, پارا چنار ہے, ان سارے مدعوں کے بارے میں بھی بات کی, اور جہاں پہ آبویسلی شیعاز کا مسکر ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں حالانکہ مائنورٹیز نہیں ہے نمبرز کے آدھار پہ, بٹ پھر بھی شیعہ, احمدیہ, کرسچنز, ہندو سب کے ساتھ ظلم ہم دیکھتے ہیں. اگر شیعہ کی بات کریں, ایران ایک شیعہ ملک ہے, کبھی پاکستان کے شیعوں کے ساتھ جو اتیاچار ہو رہا ہے وہ بات نہیں اٹھاتے, وہ مدعا ریز نہیں کرتے. بھارت کے مسلمان بھی, خاص طور سے شیعہ بھی, وہ پاکستان میں جو شیعوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہے؟ امبر جی, یہ بدقسمتی کہیے یا آئرنی کہیے, جو آپ نے سوال پوچھا اس سوال میں ہی بہت سارے ایسے سوالات ہیں مجھے لگتا ہے آج کے ڈیٹ میں ان پہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. پارا چنار ایک چھوٹی سی جگہ ہے, خیبر پختونخوا جو پروونس ہے پاکستان کا, صوبے سرحد میں آتا ہے کے پی کے. وہاں ایک ڈسٹرکٹ ہے کرم. اس کرم میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے. پچھلے سال ایک مسافر دستہ تھا جس میں بزرگوں سے لے کر چھوٹے بچوں تک, دودھ پیتے بچوں تک, ہماری جو بہنیں وغیرہ, اس پہ دہشت گردوں نے ایک ایریا میں لوور کرم میں حملہ کیا اور انہیں بالکل, آپ کو میں وہ منظر کیسے بیان کر سکتا ہوں, آپ سن نہیں پائیں گے, دیکھ نہیں پائیں گے وہ ویژولز وہاں کے کہ ان پہ کس طریقے کا تشدد ہوا. اسلامک اسٹیٹ آف خراساں پروونس ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور ان کی آئیڈیالوجی ہمارے دیوبند سے ملتی ہے. ان کی آئیڈیالوجی, ان کی انسپریشن جو ہے, آئیڈیالوجیکل انسپریشن, وہ ہمارے دیوبند سے. انہوں نے اس دستے پہ جو ہے قاتلانہ حملہ کیا, درندگی کی حدیں پار کی, چھوٹے بچوں کے گلے کاٹ دیے. جو ہماری وہاں پہ ہماری بہنیں, ہماری جو خواتین حضرات ہیں, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں, اور نوجوانوں کے سر کاٹ کر وہاں لٹکا کر رکھے. آج تک جو اسلام کے ٹھیکیدار OIC بنے بیٹھے, آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن, انہوں نے آج تک اس کو ایکنالج نہیں کیا. ہمارے جو اسلامک ریپبلک آف ایران ہے, انہوں نے آج تک ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی. سعودی عربیہ جو ہمارے جو ہولیسٹ پلیسز ہے اسلام میں, ان کے محافظ ہے, وہ آج تک انہوں نے پارا چنار پہ بات تک نہیں کی. بہت سارے لوگ, حالانکہ میں نے اس پہ جب ریسرچ کی, میں نے خود اپنے الفاظوں میں غازہ آف پاکستان لکھا ہے پارا چنار کو, لیکن کیا مسلمان ممالک میں کسی نے بات کی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. وہاں پہ قریب 200 سے 300 صرف بچے مارے گئے, اور 6 مہینے سے پورا سیج ہے کرم کے اس ایریا پارا چنار میں. دوائیاں وہاں پہ نہیں پہنچ پاتی ہے. چھوٹے بچوں کے لیے جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یا جو ویکسینیشن ہے
या जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं नहीं पहुंच पाते हैं। एक दस्ता गया था वहां पे पिशावर से, उस दस्ते को भी जलाया गया। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको बहुत चलाया था, मुझे काफी सारी चैनल्स ने अपने प्रोग्राम्स में लाया था। उसमें एम्बुलेंस तक को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, जला दिया उस एम्बुलेंस को। ये वहां की मानसिकता है। लेकिन वहां की एस्टैब्लिशमेंट के आड़ में ये हो रहा है, उनकी छत्र छाया में हो रहा है, उनकी पेट्रोनेज से हो रहा है। और ये सिर्फ आज का ही नहीं है, पिछले साल भी मुहर्रम में वहां पे 300-400 लोग मारे गए थे। कंटिन्यूड मैसेकर हो रहा है वहां पे शियों का, और कोई बात भी नहीं कर पाता है जी। शर्म की बात तो हमारे मुल्क के शिया लीडरशिप के लिए है। हमारे मुल्क की शिया लीडरशिप ने आज तक उस पर एक भी बात नहीं की। कहीं पे भी आप किसी से भी पूछे, उनको पता तक नहीं होगा जी। और जो मुस्लिम ममालिक है, OIC है, उनके लिए शर्म की बात है। हम UN में जाकर मैं इस चीज की एडवोकेसी करता हूं जी। उसके आगे ये जिम्मेदारी थी मुस्लिम ममालिक की। Absolutely. हालांकि मैं पूरी दुनिया से गुजारिश करता हूं, ये एक ह्यूमन क्राइसिस है के नाते हम लोग उन मुद्दों को रेज कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पर जो अगर कोई मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा है, जब किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन या इस्लामिक लीडर अगर उन मुद्दों को उठाते हैं तो उसका असर और ज़्यादा होता है। जावेद, आप जो POGB और POJK है उसके मर्जर को लेकर आप वो काफ़ी एडवोकेसी करते हैं। अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करें, जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं। अंबर, ये एक हिस्टोरिकल बदकिस्मती है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कि 47 में जब जम्मू कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट थी, जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हुआ और दो खूबसूरत आइडिया पूरे इस खिते में मैं कहूँगा दो ब्यूटीफुल आइडियाज थे, एक पुराना भारत, एक नया इंडिया। ये नया हिंदुस्तान का जो आइडिया था वो हम सबके लिए बिल्कुल एक मुझे लगता है ब्लेसिंग थी। लेकिन कुछ जो ग्रीडी लोग होते हैं हर समाज में, कुछ नासमझ सियासतदानों ने एक फ्रॉड वाला आइडिया उस टाइम इंट्रोड्यूस किया, और वो भी मजहब की बुनियाद पे, जिस फ्रॉड आइडिया का नाम सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। उस आइडिया ने पूरे वो जो एक भारत की जो वो संस्कृति थी, सिविलाइजेशनल वैल्यू है, एक तो उसको नुकसान पहुंचाया, दूसरा जो एक नया आइडिया, नया हिंदुस्तान उभर कर आ रहा था, आजाद हिंदुस्तान, उसको भी काफी नुकसान पहुंचाया और पूरे बरसगीर में आग लगा दी। क्योंकि वो चंद करप्ट जो माइंड्स थे उस वक्त, बदकिस्मती से सियासत में उन्होंने मजहब के नाम पे अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। हालांकि वो रास्ता फिर नाकाम हुआ। 71 में जब बांग्लादेश उससे अलग हुआ, उस वक्त जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, एक तो काफी जानी माली नुकसान हुआ उस वक्त हमारे मुल्क को। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, जो प्रिंसली स्टेट थी, उसका बंटवारा हुआ, उसका जो है डिवीजन हुआ। वो उस वक्त गैर कानूनी तौर पे, गैर इखलाकी तौर पे पाकिस्तान ने हमारा एक बहुत बड़ा और स्ट्रैटेजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा दबोच लिया, वो है गिलगित बल्तिस्तान। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरिया है। और POJK वो भी हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए काफी स्ट्रैटेजिक जगह है। POJK चूंकि जम्मू के साथ मिलता है, पुंछ रजौरी के साथ ज्यादा मिलता है, और वहां पे एथनिक कश्मीरी बहुत कम थे। नॉन एथनिक जो हमारे कश्मीरी बिरादरी के लोग हैं, पहाड़ी, गुज्जर या बाकी पंजाबी, वहां पे रहते थे। हमारे कुछ सिख बिरादरी के लोग, हमारे कुछ हिंदू बिरादरी के लोग। इसी तरह जो गिलगित और बल्तिस्तान है वो एथनिकली लद्दाख के साथ ज्यादा मैच करता है। वहाँ की जो जुबान है, वहाँ का खान पान, रहन सहन, हालांकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी है और वहाँ पे 80 to 85% शिया बिरादरी के लोग रहते हैं, इस्माइली, नूर बख्शिया और भी बाकी जो है। पता नहीं यार क्या ही हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है ब्रो। 20 बार लाइट जा चुकी है, आज पता नहीं क्या हो रहा है। ये जावेद आया इसलिए हो रहा है। बवाल इंस्टॉल करवा दिया। क्या हुआ? वो ऑन करोगे लेकिन फिर वाला ऑन नहीं होता, वो एकदम से लाइट गई। क्या हाल है आप बताओ यार? चलो ICU में पहुंच गए।
कंटिन्यू, रुको 1 मिनट, जहाँ से बोल रहे थे वही बोलना शुरू कर दो। हाँ, और चूंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर का, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक वाहिद एरिया है जिससे चाइना और पाकिस्तान आपस में मिलते हैं, वरना उनका ज़मीनी राब्ता कभी भी नहीं होता। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है काफ़ी मजबूत हो जाती, क्योंकि हमारा सेंट्रल एशियन जो रिसोर्सफुल कंट्रीज़ है, ऑयल एंड गैस रिच कंट्रीज़ है, उनके साथ हमारा ज़मीनी राब्ता होता। हम काफ़ी वक्त से एक गैस पाइपलाइन में काफ़ी जूझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया वहाँ से। हमारे लिए इस वक्त एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 47 की ब्लंडर्स है जी। उसी ब्लंडर को चलते हैं हमारे पुंछ और रजौरी का एक बड़ा हिस्सा पीओजे के जो है, हालांकि उसे वो हमारे पार वाले जो पड़ोसी है वो फ्रॉड में उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। कहाँ का आज़ाद कश्मीर? वहाँ लास्ट ईयर प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस बिल पे कुछ प्रोटेस्ट्स हुए। उन प्रोटेस्ट्स को क्रश करने के लिए वहां जो पीओजेके की कठपुतली सरकार है, चौधरी अनवारुल हक साहब चलाते हैं, पपेट गवर्नमेंट है। हाँ, उन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वहां पे पाकिस्तानी रेंजर्स को लाया और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां पे मारा। इनफैक्ट हमारी बहनों पे, हमारी ख्वातीन हजरात पे उन्होंने तशद्दुद किया। उन चीजों को भी मैंने यूनाइटेड नेशंस जिनेवा में एक काफी हाई प्रोफाइल, हाई लेवल का एक साइड इवेंट था, उसमें मैंने वहां पे उजागर किया, बिल्कुल बिट बाय बिट। लिहाजा कुल मिलाकर जब तक ये दोनों जगहें, ये दोनों जो हमारे एरिया है, ये दोनों जगहों में हमारे लोग रह रहे हैं, जब तक हम इन्हें अपने मुल्क के साथ फिर से ना जोड़े, और ये पॉसिबल है। हमने तुर्तुक, हमारे लेह लद्दाख में एक जगह है तुर्तुक, ये नुब्रा वैली साइड में आता है, हमने उसको तो उनके चुंगल से निकाल दिया। हमने सियाचिन को उनके चुंगल से निकाल दिया है। ये वी हैव डन इट इन द पास्ट। हमने एक और जगह है करगिल में, जो करगिल और स्कर्दू के बीच में पड़ती है, हुंदरमान जी, उस जगह को हमने उनके चुंगल से निकाला है। और वहां के लोग खुद चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में लोग सरापा एहतिजाज है, पीओजेके में लोग सरापा एहतिजाज है। मुझे लगता है लाइट आई है, कोई नहीं, पानी थोड़ा सा पिलाओ। हाँ, आप ले लो पी लो। थैंक यू। ऐसे नीचे रख दो, कोई नहीं, बाद में हो जाएगा जी। पीओजेके और पीओजीबी के लोग खुद चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ मिले, क्योंकि इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, हिंदुस्तान एक चमकता सितारा बन गया है। आइडिया ऑफ इंडिया पूरी दुनिया में आज रियलिटी बन चुका है। आप यकीन मानिए, मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, हर जगह हमारे पासपोर्ट की एक अलग इज्जत है। यह मैं अपने पड़ोसी मुल्क के भी जो लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंक्लूसिव एंड होली आइडिया ऑफ इंडिया एंड योर फ्रॉड आइडिया, जो आपने सिर्फ और सिर्फ मजहब की नफरतों पे बनाया। फ्रॉड आइडिया ऑफ टू नेशंस। एब्सोल्युटली। तो वो तो फेल हो गया। 71 में उन्होंने जो जुल्म बांग्लादेशियों पे किया जी, राइट जी। अच्छा जावेद, हम जब पीओजेके और पीओजीबी की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो भारतीय हैं हम सब में उसको लेकर कितनी जानकारी, कितनी अवेयरनेस है, या आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जो कुछ भी हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान और ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, वो सब भारतीयों को सबको पता चले कि क्या कुछ वहाँ पर स्थिति बनी हुई है? क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं जाती, और वैसे भी क्योंकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा काबिज रहता है, वहाँ से खबरें निकल के भी नहीं आ पाती हैं। वेल अंबर, बिल्कुल ये फैक्ट है। कुछ साल पहले तक मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा इल्मियत नहीं थी। इनफैक्ट बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्त हैं, वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ज़्यादा पीओजेके और पीओजीबी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में ज़्यादा फोकस होता भी था तो वो ज़्यादा बलूचिस्तान में होता था, और सूबे सरहद में जो दहशतगर्दों के एक्टिविटीज़ है या तालिबान का जो वहाँ पे वो जो डेरे वगैरह है उन पे ज़्यादा फोकस रहता था। पर अब सिचुएशन डिफरेंट है।
स्लाइटली एक राइज मिला जो है इस न्यूज़ को, जो POJK या POGB के रिलेटेड हो, वो 14 के बाद। मुझे लगता है पिछले 4-5 साल में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस पे फोकस्ड है, उतना भी नहीं है जितना होना चाहिए। जिस हिसाब से हमारे पड़ोसी मुल्क में वहाँ मुल्क में या बैरून मुल्कों में जिस हिसाब से उन्होंने प्रोपेगेंडा जो जम्मू कश्मीर के बारे में होता था, झूठ अफवाहें, उस हिसाब से तो हम 1% पे भी नहीं। हालांकि हमें कोई अफवाह या झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत है 47 में जम्मू कश्मीर का इल्हाक आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन हमारे बुजुर्गों ने लिया, जिसके चलते आज हम दुनिया के सबसे बड़े आइडिया का हिस्सा है। और जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में सब हालात बदल गए और तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर इज़ नाउ द मोस्ट सॉट आफ्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन आवर कंट्री। तो ये हमारे लिए एक एजाज़ है जी। लेकिन उसी के चलते पड़ोस में जो हो रहा है उसको अभी भी नहीं लगता है मुझे इंसाफ मिल रहा है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, या अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ द डे is very serious about POJK and GB, जो हमारे ऑनरेबल MEA ने भी काफ़ी बार बोला, हमारे ऑनरेबल PM साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने। बट मुझे लगता है मोर नीड्स टू बी डन। वी विल हैव टू एजुकेट आवर पीपल, स्पेशली यंगस्टर्स। जो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे कुछ दोस्त जब मेरे साथ डिस्कस करते हैं, एक आध तो इंटरव्यू के दौरान भी गिलगित बलूचिस्तान बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा, तो वो बेसिकली उन्हें शायद अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है, जिसके लिए हम सारे लोग दुआ करते हैं। लेकिन विदाउट POJK एंड GB मुझे नहीं लगता दिस इज पॉसिबल, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, वो हमारे लोग हैं। वो लोग दिली तौर पे चाहते हैं कि वो आइडिया ऑफ इंडिया का हिस्सा बने। उसके लिए हमें सोचना है आगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हमारा केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंटरनेशनल जो एडवोकेसी है उस पे POJK और POGB को मैं काफ़ी पुश कर रहा हूँ। UN में जो हमारा स्टैंड है, हमारा लीगल राइट है POJK और POGB पे, और POGB लेना हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि वही एक ज़मीनी रास्ता हमें बना सकता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। जी, लेकिन आपको क्यों लगता है कि ज़रूरी है POJK और POGB को रिक्लेम करना? अंबर, जैसे मैंने कहा, गिलगित बल्तिस्तान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लेस। जो CPEC बदनाम ज़मान एक चाइना और पाकिस्तान ने वहाँ पे ऑक्यूपाई करके बनाया है, उसके चलते वहाँ के लोग सरापा एहतिजाज है। आप मानिए अगर बहुत जल्दी GB हमारे साथ मिलता है, वहाँ के लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे, वहाँ के लोग हमारे पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली में रिजर्व सीट्स है, उनको फिल किया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान जो एथनिकली अगर देखेंगे वो लद्दाख का एक हिस्सा है, तो लद्दाख एक ग्रेटर लद्दाख का जो हमारा मंसूबा है, ग्रेटर जम्मू कश्मीर का, वो फुलफिल हो जाएगा। दूसरा, ऑयल और गैस, जिसके लिए हमें पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, वो आपके डोर स्टेप्स पर आ जाएगा। आपकी गैस पाइपलाइन कब से बिछी हुई है, सिर्फ गिलगित और बल्तिस्तान चूंकि इस टाइम पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा है, वहाँ से निकलकर एक तो गिलगित बल्तिस्तान आसमान छू लेगा। आप ये याद रखिए कि वहाँ पे काराकोरम का जो माउंटेनस रेंज है वो वहीं पे है, K2 वहीं पे है। आपको दुनिया के बहुत सारे ग्लेशियर्स वहाँ पे है जो फ्रेश वाटर के लिए आपको चाहिए। वाटर इज द अल्टीमेट रिसोर्स यू नीड। आपको उस पूरे एरिया में मिनरल्स है। आपका ज़मीनी रास्ता जो है फिर से रिवाइव होगा, जिसे हम काशगार कहते थे। वाखान कॉरिडोर में आपकी एंट्री मिलेगी। आपका एक फ्रेंडली मुल्क वहाँ पे अफगानिस्तान है, उनके साथ आपका ज़मीनी रास्ता बन जाएगा। सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज़ के साथ, और वहाँ से आपका ज़मीनी रास्ता जो है यूरोप के साथ मिल जाएगा। हिंदुस्तान तो खुद ब खुद एक विश्व गुरु बन गया। इसीलिए POGB बहुत इंपॉर्टेंट है, और POJK जो है वो जम्मू कश्मीर का एक अटूट हिस्सा है। आपके जम्मू बिरादरी के साथ वहाँ के हमारे POJK के लोग ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ एथनिक पहाड़ी है, गुजर बिरादरी,
पंजाबी बिरादरी, डोगरा बिरादरी के हमारे दोस्त हैं, उनका रहन सहन खान पान सब मेरे जम्मू के लोगों के साथ मिलता जुलता है जी। उनके हक को मार दिया गया, अभी तक कठपुतली सरकार बनाकर उनके हक तलफी होती है। आसमान छू जाएगा हिंदुस्तान अगर POJK और POGB हमारे साथ वापस मिलेगा, और पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे सारे इश्यूज सेटल हो जाएंगे। पड़ोसी मुल्क तरक्की कर सकता है। POJK POGB को हिंदुस्तान के साथ मिलाकर पड़ोसी मुल्क में ना दहशतगर्दी रहेगी, फिर हमारे बायलैटरल टाइज पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे हो जाएंगे। वो इस वक्त कोलैप्स हो रहा है पाकिस्तान एज अ स्टेट, उनकी इकोनॉमी ख़त्म हो गई है एज अ स्टेट। वो आज के डेट में कोई मुल्क में देखता भी नहीं है उन्हें, जो हालात वहाँ बलूचिस्तान में बने पड़े हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस वहाँ हर खित्ते में हो रही है। वहाँ पंजाब के लोगों से आज के डेट में सारे जो बाकी एथनिक ग्रुप है नफरत करते हैं, और पंजाब में भी दो पंजाब है, एक अमीर वाला पंजाब, एक फौजी वाला पंजाब, दूसरा गरीब और ज़मींदार वाला पंजाब। तो मेरी डीप रिसर्च है कि एक बार आपने POJK और POGB का पूरा सेटलमेंट कर दिया, हर एक इशू या इस पूरे खित्ते में सेटल हो जाएगा। सब कॉन्टिनेंट यूरोप से 1000 गुना आगे जाएगा। जी यस। आपने ट्विटर अकाउंट पे एक POJB के एक्टिविस्ट हैं उनके साथ अपने एक तस्वीर साझा की थी UNHRC के सेशन से। उस पर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि वो कौन है और थोड़ा सा उस पर डिटेल आपसे। अंबर, वो मेरे एक दोस्त है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शहरबाज खान साहब है। UN में काफ़ी वक्त से एडवोकेसी करते हैं POGB के लिए, और चूँकि हमारे भाई है, हमारे रियासती है, हमारे मुल्क के ही एक नागरिक है जो उनके पड़ोसी मुल्क के ज़ेर कब्ज़ा है। उनके साथ मुलाकात होती रहती है, उनके साथ कुछ साइड इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। चूँकि हमारा टॉपिक एक ही था, मेरा POGB टॉपिक था तो उनका भी वही था। मैंने इनफैक्ट वहाँ के एक लीडर का भी जिक्र किया हमारे साइड इवेंट में, बाबा जानी, जिनको पाकिस्तान ने 9 साल बिना किसी जुर्म के कैद में रखा। ये जो शहरबाज खान साहब है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, इनका मानना है कि हिंदुस्तान की एक मजबूत पोजीशनिंग है और हिंदुस्तान इस वक्त असर्ट कर सकता है और रिक्लेम कर सकता है POJK और POGB। मेरे से सवाल किया उन्होंने, कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपसे, आप हिंदुस्तानियों से सवाल करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा, जबकि ये सही मौका है। हिंदुस्तान ऑल टाइम मजबूत है, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम है, आने वाले वक्त में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। कंज्यूमर स्टेट से हम प्रोड्यूसर स्टेट बनने जा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क हमारा है जिसके सबसे ज्यादा बायलैटरल टाइज अगर दुनिया में किसी के, तो वो हम है। दुनिया में सबसे ज्यादा एकोमोडेटिव इंक्लूसिव मुल्क हमारा मुल्क है। दुनिया में कहीं भी किसी के साथ अगर ज्यादती होती है, आप ज़माने कदीम से लेकर ज़माने जदीद तक देखिए, रोहिंग्या के मुसलमानों को जब सताया गया वो हमारे पास आए, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हुआ वो हमारे पास आए, पाकिस्तान में 47 में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हमारे पास आए, पारसी जो बहुत साल पहले ज़ोरास्ट्रियन ईरान में जब उनके साथ ज्यादती हुई वो भी हमारे पास आए। कुल मिलाकर मुझे लगता है ये सही वक्त है, और शहरबाज खान साहब का वो दावा, वो उनका रूठना सही है, जायज़ है, क्योंकि ये उनके लोगों की आवाज़ है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अपने मुल्क जाकर वहाँ ऑनरेबल PM साहब से कहिए कि पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही है और पूरी दुनिया चाहती है कि POJK POGB हिंदुस्तान के साथ मिले। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे नुमाया एक आइडिया उभर कर आया है। पूरी दुनिया देख रही है आइडिया ऑफ इंडिया को और मानने लग गई है, बड़ी इज्जत है पूरे दुनिया में हमारी। इसीलिए वो थोड़े बहुत हमसे नाराज है शहरबाज खान साहब। वो कह रहे हैं कि जब हिंदुस्तान कर सकता है क्यों नहीं कर रहा है, ये उनके अल्फाज है। मैं एज इट इज़ मेरे पूरे कौम के सामने, मेरे पूरे मुल्क के सामने रखना चाहूँगा। बट देयर इज़ ऑलवेज होप। उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त उनके लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। जो जुल्म सितम उन्होंने सहे हैं, जो उनके हक मारे गए हैं, वो सारे हक उनको बिल्कुल बाइज्जत तरीके से वापस मिलेंगे। अंत में मैं जावेद जी आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि आप वहाँ पर उग्र एक्टिविस्ट से भी मिले, उस पर भी थोड़ा सा बताइए उनके बारे में, क्योंकि उग्र के बारे में भी मुस्लिम वर्ल्ड में बिल्कुल बात नहीं होती है। अंबर जी, ये बहुत ही फिर एक बार बहुत ही बदकिस्मती है। जो उइगुर मुसलमान हैं, जिन्हें हम यारकंडी कहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा तबका हमारे जम्मू कश्मीर के कश्मीर में भी है। अच्छा। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इसीलिए तो मैं बड़ा एक्साइटेड था जब मुझे
एक एक्टिविस्ट है वो, और वर्ल्ड उइगुर कांग्रेस के वो चेयरपर्सन भी है। एरकिन जुनून उनका नाम है। ये ईस्ट तुर्किस्तान, ये तुर्किक है, तुर्किश नहीं, तुर्किक एक अलग ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, बिल्कुल ईस्ट तुर्किस्तान। तो चाइना ने 40 साल पहले उन पे कब्जा जमाया। एक मुल्क है ये, एक कौम है, 4 से 5 करोड़ उनकी आबादी है, और जिस हिसाब से चाइना उन पे जुल्म और सितम कर रहा है, उनके मजहबी हुकूक 0% वहाँ पे है। इनफैक्ट उन्हें चाइल्ड बर्थ कंट्रोल के लिए उन्हें जुल्म किया जाता है, उन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये मुझे उस दोस्त ने कहा, और उनकी भी सिर्फ एक ही उम्मीद है आज के डेट में। आप परेशान हो जाएंगे ये सुनकर कि उन्होंने उम्मीद OIC पे नहीं जताई। उन्होंने कहा हमें उम्मीद पाकिस्तान पे नहीं है, सऊदी अरब पे नहीं है, टर्की, मलेशिया, ईरान पे नहीं है। आज के डेट में अगर हमारी कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। जो हमारी मदद कर सकता है, हिंदुस्तान के मीडिया से उनने गुजारिश की, यहाँ की गवर्नमेंट से, ऑनरेबल PM साहब से, कि हमारी बात पूरे दुनिया में कहीं नहीं होती है। जो जुल्म सितम उन पे होते हैं वो तो बाहर भी नहीं आ पाते। जिस हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके सारे हुकूक मार दिए हैं, उस हिसाब से OIC को दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स में, स्पेशली UN में लेकर जाना चाहिए था। बल्कि OIC तो इस पे बात भी नहीं करती है। OIC ना ही इस पे बात करती है, ना ही गिलगित बल्तिस्तान POJK पे, और ना ही पराचिनार पे बात करती है। ये मुझे लगता है बिल्कुल इट्स अ शेम, इट्स अ शेम। और मेरे इस दोस्त ने, एरकिन जुनून ने, हमारे हिस्टोरिकल जो कनेक्शन है हिंदुस्तान और काशगार के, सिल्क रूट वाला जो हमारा कनेक्शन है, उसे रिवाइव करने के लिए कहा कि इस पे काम किया जाए। और मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैं काफ़ी वक्त से इन सारे इश्यूज़ पे बात करता हूँ जो हमारे हिंदुस्तान के हुदूद के साथ या तो टच करते हैं या फिर हुदूद में है। काशगार जो है, यारकंडी जो मुसलमान है, ईस्ट तुर्किस्तान या फिर उइगुर, ये हमारे हिंदुस्तान के साथ इनका एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। तो उनकी बात करना मुझे लगता है हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। जिस तरह से हम गिलगित बल्तिस्तान POJK के हमारे लोगों की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में माइनॉरिटीज़ पे जो ज़्यादती होती है, तशद्दुद होता है, उन पे हम बात करते हैं। पराचिनार पे या और कहीं पे दुनिया में अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो तो हम हमेशा बात करते रहेंगे। यही तो खूबसूरती है आइडिया ऑफ इंडिया की। बिल्कुल, आपने एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा अंबर। एक और साइड इवेंट था जिसमें जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें मुझे एज अ की स्पीकर बुलाया गया था, जिस मैंने पूरे मुल्क में जो वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, जिसकी एक जीती जागती जो मिसाल है, वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू जी है। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, कुछ सक्सेस स्टोरीज मैंने जम्मू कश्मीर की वहाँ पे रखी, और जो पैनलिस्ट्स थे, जो मेरे को स्पीकर्स थे, और जो वहाँ पे मीडिया से रिलेटेड या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स थे पूरे दुनिया में, वो बड़े खुश हुए। हमारे जम्मू कश्मीर में जिस तरह पूरे मुल्क में 33% रिजर्वेशन जो है पंचायत और लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ में हमारी ख़वातीन को मिली, उसी के साथ साथ आज के डेट में हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारी ख़वातीन हैं वो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। कुछ सक्सेस स्टोरीज मैंने वहाँ पे जो है मेंशन की, जो मैं यहाँ पर भी मेंशन करना चाहूँगा। हमारे जम्मू से हमारी एक बहन शीतल देवी जो पैरा आर्चर है, और जिन्होंने हमारे मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल जीत कर आई। हमारे कश्मीर की एक बच्ची निहाल जुबैर जो शुपैया साउथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है, वही शुपैया जहाँ चंद साल पहले हालात बहुत ख़राब होते थे, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, स्टोन पेल्टिंग और किलिंग्स, कियोस काफ़ी होता था, वायलेंस काफ़ी बहुत ज़्यादा थी 2019 तक। वहाँ की एक बच्ची दुबई में जाकर हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है और वहाँ से सिल्वर जो है मेडल लाती है। इसी तरह अली शबा गीलानी एक और हमारी बच्ची है जिन्होंने गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करके सिंगापुर से लाया। एक और बच्ची एरिन मीर, जिसे हमारे कश्मीर में सानिया मिर्ज़ा ऑफ कश्मीर कहा जाता है, वो अभी इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस खेलने जाती है। कुछ सक्सेस स्टोरी जैसे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म लौट कर आया है, वायलेंस ऑल टाइम लो है, हमारे जो बच्चे हैं जो गलत रास्ते पे निकले थे वो अब सही रास्ते पर आकर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। और
जम्मू कश्मीर में नो स्टोन पेल्टिंग, नो स्ट्रीट प्रोटेस्ट, बल्कि वहाँ पे टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, हमारे अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो ऑल टाइम सक्सेसफुल रही है। ये चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं POJK और POGB के साथ, POJK में हमारी बच्चियों पे FIR लगाए गए लास्ट ईयर प्रोटेस्ट में, उन पे तशद्दुद किया गया। POJK में आज के डेट में जैसे हमारे कश्मीर के बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। वही हमारे POJK के बच्चों को मिलिटेंसी ट्रेनिंग कैंप्स में लाकर उन्हें हाईली रेडिकलाइज किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट करके, और उन्हें भेजा जाता है जम्मू वाले खिते में, वहां पे हमारे हिंदू भाइयों के पिलग्रिम्स पे अटैक करने। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडिया ऑफ इंडिया एंड दैट फेल्ड आइडिया। I wanted to share this. Absolutely, और यही सारी चीज़ें मिलकर भारत को दुनिया भर से अलग बनाती है। भारत जो मान्यता जिस चीज़ में हम रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और वो अपने कर्मों से जो कुछ भारत ने किया है हज़ारों सालों में, उसी की वजह से, और वो हम आज भी उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं। चाहे भारत की फॉरेन पॉलिसी हो या हम डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की बात करें, तो भारत की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो सभी जगह पर रिफ्लेक्ट करते हैं। जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज के इस खास सेशन में जुड़ने के लिए, और जो एक्सपीरियंस आपका रहा वो हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच अंबर, फिर एक बार शुक्रिया करूंगा मुझे अपने इस पॉडकास्ट में मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू, जय हिंद।